वो भी आरटीआई कानून से ऊपर है, जो इसका पालना नहीं कर रहा है? क्या माना जाए इसको सर? शैलेश सर, राहुल सर। इसका मतलब ये कि पीएमओ कानून का पालन नहीं कर रहा है, कानून की अवहेलना कर रहा है, यही इसका एक ही मतलब निकलता है। तो इसमें अब किया क्या जा सकता है? कमीशन में आप कंप्लेन कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से कमिश्नर कुछ करेंगे नहीं इसमें। तो फिर इन कानूनों का मतलब क्या रहेगा? कानून का अमल करवाने की हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी दोस्त। पीएमओ के ऑफिस में तो जब नहीं होता है इसका पालन, तो जनता को बताइए कि इसका पालन नहीं हो रहा है, उससे कुछ दबाव आए तो आए, बाकी प्रैक्टिकली और कोई इसका सॉल्यूशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मैं नहीं मानता हूं कोई कोर्ट भी पीएमओ के खिलाफ कोई करेगा। और ये तो जैसे पहले तो कमीशन ही 2 साल लगा देगा इसका निर्णय देने को, और निर्णय भी मैं आपको बता दूं कि आपके विपरीत होगा। वो सब ठीक है, वो सब ठीक है सर, लेकिन एक चीज मुझे बताइए, आखिर में सब चीजें जनता पे ही डाल दी जाती है। हमेशा मैंने ये देखा है, आपका वेबिनार में मैंने देखा है, सब कुछ एक आम आदमी पे ही डाल दिया जाता है, जो कि मेरी समझ के बाहर होता है। आदमी जो चीजें 10 रुपए की आरटीआई से धारा 3 के अंदर सूचना का प्रावधान है, उसे मिलना चाहिए, लेकिन उसको भी अंत में जोड़ के कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उसको जाने के लिए बाध्य किया जाता है, ये रास्ता दिखाया जाता है। ठीक है, वो चीजें आपकी सही हो सकती हैं, लेकिन जो चीज पालना की बात आती है, पालना कौन करेगा? कमीशन करेगा, विभाग करेगा। उनके ऊपर जिम्मेदारी न देके आम आदमी पे क्यों डाला जाता है बार बार? इस चीज के लिए मैं यहाँ पे इस चीज के लिए प्रॉपर जानना चाहूंगा कि आप भी एक सूचना आयुक्त रह चुके हैं और यहाँ पे राहुल सर भी हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूंगा कि प्रॉपर एक आदमी, आम आदमी पे ही डाला क्यों जाता है? राहुल सर बताएं चाहे तो। मेरे हिसाब से तो देखिए, जनता मालिक है, लोकशाही मतलब रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो जब दूसरे काम नहीं करते हैं तो रूलर पे आता है, और रूलर अगर बराबर से काम करवा ले तो फिर वो दिक्कत नहीं रहती है। शायद हम लोग कहीं ना कहीं कम पड़ रहे हैं काम करवाने में। सर मैं एक सुझाव देना चाहूंगा सर। जी बोलिए सर, जैसे माननीय राहुल जी और शैलेश जी ने बोला कि स्टाफ की कमी के लिए, लेकिन सर मैं बात से एग्री नहीं करूंगा कि स्टाफ की कमी है सर, क्योंकि अगर आप देखें तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है जो, वो उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है सर। उसका उपयोग, उसका वो क्या करता है, वो अपने निर्णय में क्या दे देता है आफ्टर 75 डेज ऑफ एप्लीकेशन, कि मैं या तो उससे सहमत हूँ, या फिर उसे उसके पीओ के जवाब दे, या फिर कह देता है कि मैं आप उसको नियमानुसार कार्रवाई करके दे दीजिए। तो आयोग अगर फर्स्ट अपील अथॉरिटी के ऊपर भी कुछ दबाव बनाए, उनसे रिपोर्ट मांगे, तो उससे हो सकता है कि आपके पास फर्स्ट अपील अथॉरिटी तो हर विभाग में है सर, तो आप उनसे उनका उपयोग क्यों नहीं करते हैं सर? मेरा ये मानना है सर। आपके हर डिपार्टमेंट में आपके पास फर्स्ट अपील अथॉरिटी है, वो निष्क्रिय है, उसका या तो फिर उसको हटा दिया जाए। उसका उसका जब उसका काम ही कुछ नहीं है, खाली अगर वो खाली पोस्टमैन या एक खाली जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए रखा गया है, तो उसका उपयोग क्या करना सर? फिर उसका डायरेक्ट सूचना आयोग को ही दी जाए पीआईओ के बाद, जब तक फर्स्ट अपील अथॉरिटी को। कि प्रथम अपीली अधिकारी जो है वो निर्देश क्यों करता है, आदेशित क्यों नहीं करता है कि वो करने के लिए बाध्य हो? तो उसको लायबिलिटी नहीं दी गई है ना, उसको कुछ तो लायबिलिटी नहीं दी गई है उसको कुछ। जी हाँ, बिल्कुल आपका कहना सही है तरुण जी और अशोक कुमार जी। एक्चुअली क्या है कि अब हम ऐसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं। आपने जो कहा है वो फॉरवर्ड लुकिंग है, बेसिकली आगे क्या किया जा सकता है, और आगे जैसे अभी हम काम कर रहे हैं, तो प्रेजेंटली मैं यही कर रहा हूँ कि मैं जो अभी के जो सूचना, जो अभी फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर्स हैं, उनको मैं नोटिस इशू करता हूँ, और उनको नोटिस इशू करके उनको जरूर मैं उनको बोलता हूँ कि भैया आपने ये वॉयलेशन क्यों किया है। और मैं आपके अधिकारियों को, ये सिविल सेवा आचरण नियम का उल्लंघन है, और मैं आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको क्यों नहीं कहूं कि डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी के अंदर आपके अगेंस्ट जो है कार्रवाई की जाए। ये मैं कर रहा हूँ एप्रोव के अगेंस्ट। कानून में कोई प्रावधान नहीं, आप जानते हैं। और एक मैटर ये कोर्ट में भी चला था, तो कोर्ट ने, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कोर्ट ने ये कहा था कि ये अपीलेट प्रोसेस का हिस्सा है और ये अपीलेट बॉडी का हिस्सा है, फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर होते हैं। तो अपीलेट बॉडी में अगर कोई वॉयलेशन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट कार्रवाई का प्रावधान नहीं बनता है, ये बोला हुआ है। अब लेकिन सर एक चीज से आप दूसरा, मेरी सर एक चीज से आप एग्री करेंगे, पीआईओ जो है मे भी उसको
उत्तर एक चीज से आप एग्री करेंगे, पीआईओ जो है उसको में भी ज्ञान ना हो, तो इसीलिए उसके ऊपर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी बैठाया गया, ऑफिसर बैठाया गया कि शायद वो उसका निराकरण करे। अब दूसरा हम आपको एक चीज बताते हैं, ये तो वॉल्यूशन की बात हो गई फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर की, कि फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और ये बात हकीकत है, ये सब लोग जानते हैं कि जब पीआईओ काम नहीं करता है और फर्स्ट अपीलेट ऑफिसर काम नहीं करता है, ये पूरा जब मैकेनिज्म फेल हो जाता है, और जो कि हो चुका है, इसीलिए पेंडेंसी बढ़ी हुई है, चाहे वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो चाहे वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है। वहां पर ये जो प्रकरण बढ़े हुए हैं वो इसलिए बढ़े हुए हैं क्योंकि नीचे स्तर पे काम नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा कहना है कि अब आप एक ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं जहां पर ऑलरेडी पेंडेंसी हो गई है। आप जो बोल रहे हैं कि स्टाफ की जरूरत नहीं है, अब वो पेंडेंसी हो गई है, जहां पर 15,000 केसेस हैं पेंडिंग और स्टाफ नहीं है, तो वो कैसे होगा? और साथ में एक तो बैकलॉग है, दूसरा अभी केसेस नए आ भी रहे हैं अभी, तो उसके लिए तो कुछ आपको कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा। और राहुल सर, ये हर विभाग बोलता है कि हमारे यहाँ वैकेंसी बहुत नहीं है, हम इस कारण से ये काम नहीं कर पाते, ये काम नहीं कर पाते। वैकेंसी भरना क्या जनता का काम है, आम आदमी का काम है? कि वो आप लिख के देंगे अपने शासन को या अपने उनको, वो करवाने करेंगे या आम जनता करेगी? पहले ये क्लियर कर दीजिए, जायसवाल जी, क्योंकि ये रोना हर अरे अशोक कुमार जायसवाल विभाग जी, का है। ये ऐसा है कि आपको शायद आपने आत्मदीप साहब को नहीं सुना इससे पहले, किस तरह के प्रयास किए गए और अभी से नहीं किए गए, बहुत पहले से हो रहे हैं। लोग लिखते हैं और इसमें फाइलें जो हैं वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, वित्त मंत्रालय से लेकर के इधर चक्कर काटती रहती है, जो कि एक शासकीय तंत्र में जो चलता है वही व्यवस्था रहती है, और इसीलिए वो अप्रूवल हो नहीं पाता है। और जो थोड़ा बहुत अप्रूवल होता है वो एक आध स्टाफ मिल गया तो मिल गया, वो गनीमत समझिए। तो ये जो आपने कहा है कि जनता इसमें क्या करेगी, तो अब इसमें आयोग का अधिकारी भी क्या करेगा? एक बार लिखेगा, उसने कर दिया काम। आयोग में तो ये लिखा नहीं है कि आपको अगर स्टाफ नहीं मिलेगा तो जो संबंधित अधिकारी है उसके अगेंस्ट 25,000 का जुर्माना लगा दीजिए, ये तो कानून में नहीं लिखा है। तो उसमें स्थिति ऐसी है कि समस्या एक बनी हुई है, उसको कैसे वो निपटा जाएगा, ऑलरेडी शैलेश गांधी जी इसके बारे में बहुत विस्तार से बता चुके हैं कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और मेरा कहना है इस एक्ट को लेकर के अशोक कुमार जायसवाल जी और तरुण जी, आप सब जानते हैं कि आप लोग चूंकि इसमें जुड़े हुए हैं, आप लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और आपका इंटरेस्ट है आरटीआई में, लेकिन आम जनता का इंटरेस्ट उस तरह का जुड़ा नहीं है इसमें आरटीआई को लेकर के। और इसीलिए जब हम देखते हैं कि इसमें अमेंडमेंट हो गया, इसमें ये हो गया, इसलिए जनता की कोई आवाज नहीं बनती है। इसमें नॉर्मल जो वॉल्यूशन है, जो हम आज धारा 4 की बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, धारा 4 का वॉल्यूशन जो है 2005 से इसका पालन हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ अभी तक? हम 2021 में बैठे हुए हैं। तो ये बेसिकली एक उदासीन रवैया जो है पूरे ऊपर से लेके नीचे तक एक डेवलप हो गया है। और ये इसलिए हो गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे रीजंस हैं, और वो बहुत लंबी इसके आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन सामने मेरा ये कहना है, मैं तो इसमें एक सॉल्यूशन के रूप में देखता हूँ। मैं सॉल्यूशन की बात करूंगा। सॉल्यूशन जैसा मैंने पहले ही बताया कि इसके बारे में जब तक आप पॉजिटिव प्रचार नहीं करेंगे कि ये किस तरह से एक सक्सेस स्टोरी के रूप में आरटीआई ने लोगों की मदद की है, किस तरह से तस्वीरें बदल रही हैं, जब तक आप आम जनता को ये नहीं बता पाएंगे, आम जनता इससे कंफ्यूज होगी, तब तक आप एक कंसेंसस बिल्डअप नहीं कर पाएंगे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। आम जनता क्यों जुड़े इससे? क्योंकि उनको तो अभी भी एक प्रोसेस जो है, ये पूरा इतना प्रोसेस इतना बन गया है कागजी कार्रवाई का कि व्यक्ति उसमें जाना ही नहीं चाहता है। हर गवर्नमेंट ऑफिस का ये हाल है। लोग बोलते हैं कि साहब पैसे दे दें, दलाल को पकड़ लें, उनसे काम करवा ले, वो ज्यादा इजी है। ये अप्रोच हो गया है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि 10 रुपए के आरटीआई से बड़े बड़े काम भी हुए हैं, बड़े बड़े स्कैम्स निकले हैं 10 रुपए के आरटीआई से। लोग नहीं करना चाहते हैं, लोग जानना भी नहीं चाहते हैं। अब ये स्थिति हो गई है। तो मुझे लगता है कि इसमें देखिए, जो लोग काम कर रहे हैं आयोग में, आई थिंक उनको तो खैर वो लोग कर ही रहे हैं अपनी ओर से,
लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप उसको उसमें अपना कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये होता है, ऐसा नहीं होता है, ये लोग हैं यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देवेंद्र अग्रवाल जी को देखिए, उन्होंने, उनको क्या जरूरत थी, उनका क्या इंटरेस्ट था, वो कितने सारे डिपार्टमेंट्स में उन्होंने सेक्शन 4 का पूरा उन्होंने वो लगाया हुआ है, हर डिपार्टमेंट में वो कर रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं वो एक जागरूक करने का काम होता है, वो जरूरी है। और साथ में आप लोग खुद उसमें सोचिए कि क्या तरीका हो सकता है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म उससे जुड़े हैं, जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं वो जुड़े, कॉलेज में जो जा रहे हैं वो जुड़े, और वो उसके हमें तरीके ढूंढने होंगे। बिल्कुल, हमारा पब्लिक का पार्टिसिपेशन इसमें बढ़ना बहुत जरूरी है, और हम लोगों को प्रयास ये करना चाहिए कि इसमें लोगों को इसके फायदे के बारे में ज्यादा बताया जाए। जैसे आपने देखा कि अभी सर ने बात की है कि 10 रुपए का आरटीआई क्या कुछ कर सकता है, लोगों को पानी उपलब्ध करवा सकता है, अनाज खाद्यान्न उपलब्ध करवा सकता है, 48 आवर्स में समस्याओं का समाधान कर सकता है। ऐसे ऐसे कार्यों का निरीक्षण करके सच्चाई सामने ला सकता है कि 5 पंचायतों में 60 नलकूप काम नहीं कर रहे हैं, मतलब मोर देन 50% नलकूप बंद है, मोर देन 70% बोले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ऐसी स्थितियां आ रही हैं, तो ये इससे थोड़ा सा पॉजिटिव मैसेज जाता है। हमारे बीच में शैलेंद्र तिवारी हैं जो अपनी कुछ बात रखना चाह रहे थे चैट बॉक्स में, आपने कहा। हाँ बताइए शैलेंद्र तिवारी जी। जी सर, प्रणाम। हेलो। हाँ हाँ प्रणाम, हेलो। आपकी आवाज आ रही, बताइए। जी आपकी सर, आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय राहुल सिंह जी से। हेलो। आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते जाइए। जी, तो मैं आरटीआई लगाया था धारा 7(1) के अंतर्गत, लाइफ ऑफ लिबर्टी, 48 घंटे के अंदर जानकारी, मतलब अपने वेतन के लिए। तो राज्य सूचना आयोग से मेरी प्रथम अपील भी हुई थी और वो खारिज कर दी गई थी, और जबकि आज तक मेरे को वेतन नहीं मिला है सर। और मैं कोरोना काल में कैसे अपना जीवन व्यतीत किया और कैसे बच्चों का भरण पोषण किया, ये मैं ही जानता हूँ। अभी एक पत्र आप जारी हुआ है कार्यालय उपायुक्त से 22/12/20 को, मेरे 2 साल के वेतन का देने के लिए, जो आज 2 महीने हो गए, अभी तक सर इसमें कार्यवाही नहीं हुई है। और हमें मार्गदर्शन करें कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं सर। आपने शैलेंद्र तिवारी जी कहाँ पर लगाई थी ये आरटीआई, ये मतलब सॉरी अपील कहाँ दायर की थी सूचना आयोग? अपील आपके यहाँ दायर हुई थी सर, फिर आपने खारिज कर दिया था कि 48 घंटे इसमें नहीं आता है। वेतन की सर जानकारी तो एक्चुअली इसका 48 इनका घंटे में ही आता है। इन, 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 वेतन की जानकारी तो 48 घंटे में ही आती है। नहीं आती है सर, पर मेरे को मतलब जानकारी आपके यहाँ से इसको खारिज कर दिया गया था। किस रीजन ये पे? सर इस विषय पर थोड़ा मैं इसमें प्रकाश डालूंगा। इन्होंने एक हलफनामा दिया था 100 रुपए के स्टाम्प पेपर में, एक सेल्समैन की पोस्ट पे ये शायद पदस्थ थे, याद होगा, ये पुराना मामला था। इनकी देखिए, पेमेंट एक तो 2017 से अब रुकी ऐसा हुई थी। है, ये प्राइवेट जॉब में थे, जॉब में नहीं थे, है ना? सरकारी, आप शासकीय इसमें है, सेवा में। जी सेवा सहकारी समिति है, शासकीय सर। हाँ, तो वो जो आप शासकीय बोल रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पर होता है, पहली बात तो ये। जी गवर्नमेंट के इस पर नहीं थे, और आपके बारे में लिख करके उन्होंने कंपनी नहीं दिया, आप वहाँ काम ही नहीं कर रहे थे सहकारी समिति में। वहां से लिखित में ये आया था कि आप वहाँ पे वर्किंग ही नहीं करते हैं। नहीं सर, ये 2 साल का वेतन देने के लिए अभी पत्र जारी हुआ है तो सर। सुनिए, आपको शैलेंद्र तिवारी जी, आपकी जी तनख्वाह 2 साल पहले रुक गई थी। जी आपने 48 घंटे 2 साल बाद में लगाए थे, जी सर। है ना? 2 जी साल जी बाद 48 घंटे में जीवन मरने का प्रश्न हो गया। 2 साल तक आपको सैलरी नहीं मिली, तब तक जीवन मरने का प्रश्न नहीं बना था। जी सर। 2 साल बाद आपने उसको बोला कि जब वो भी सहकारी इसमें नहीं था। जी जी मैंने कहा है कि ठीक है, अब आप ये 48 घंटे जब आपने अगर उसमें अपीलीय प्रोसेस कर लिए, मैंने कहा है जी कि अगर आपने 30 दिन आप रुक जाइए, और जी अगर जी आप वो 30 दिन रुक करके आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जी जी आपने 2 साल बाद आपने इसमें लगाया था। और जी सर। दूसरा, एक तो आप शासकीय सेवा में नहीं है, जी आपकी सहकारी समिति में थी, और सहकारी समितियां जो है उन्होंने अपना घोषित करके रखा हुआ है कि जी वो इसके दायरे में नहीं आते, आरटीआई के दायरे में नहीं आते हैं। जी ठीक है, जी सर। तो ये फैक्ट्स मुझको याद है अभी भी
कि ये उन्होंने कोऑपरेटिव इसमें कर दिया था, और उसमें ऑलरेडी आपको मालूम होगा कि इसमें ऑलरेडी जितने सेल्समैन हैं, जी सर, ये विषय प्रकाश में आया था, शिवानंद जी द्वारा वही लेकर आए थे कि सेल्समैन की सैलरी नहीं दी जा रही है। जी सर, और फिर उस पर हमने नोटिस इशू किए हैं। आपके रीवा की सारी जानकारी, आपके जनपद की, जिस जनपद की, वो सारी जानकारी उसको आदेशित किया था। और ये जी सर, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। जी आपको मालूम होगा कि सेल्समैन कैसे अपॉइंट करते हैं। जी सर, आप सेल्समैन थे वहां पर, एक राशन राशन कार्ड की शॉप पर। तो जी सर, सेल्समैन अपॉइंट कर, आप कॉन्ट्रैक्ट पर थे, आपको सहकारी समिति आपको पैसा देती थी, जी और सर, कमीशन जो आता था वो नागरिक नागरिक आपूर्ति विभाग, जो सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट जो है, वो कमीशन देता था। जी सर, जी सर, लेकिन आपको पेमेंट कैसे मिलता था? चेक से मिलता था या डीडी से मिलता चेक था? से, तो चेक चेक से, से मिलता था। जी सर, तो व्यवस्था यही है कि चेक से सहकारी समितियां पेमेंट करती थी। फूड जी सर, डिपार्टमेंट का कहना था कि ये कार्रवाई जो है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इसकी जानकारी देगा। कोऑपरेटिव जी डिपार्टमेंट का कहना था कि उन्होंने बैंक को दिया, और बैंक का कहना था कि हम आरटीआई के अंडर में नहीं आते हैं, हम जानकारी नहीं देंगे। उसके जी बाद सर, फिर इन्होंने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का कहना था कि फूड डिपार्टमेंट जो है उन्होंने गलत अंतरित किया, उनको एसडीएम को देना चाहिए था, क्योंकि एसडीएम जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम उसका कंट्रोलिंग अथॉरिटी होता जी सर, है ना? ये सारे जी इश्यूज थे, और इसीलिए वो हुआ था। अदरवाइज मैं 48 घंटे की, मैंने ढेरों मामले सैलरी और पेंशन तक के मामले हम देखते हैं, और हमने उसमें जानकारी हम लोग 48 घंटे में देते हैं। ये इशू चूंकि आपने उस समय 48 घंटे का बाद में लगाया, मेरा उसमें यही आग्रह था कि आप इसको 30 दिन के इस पे करिए। अगर आप 2 साल 365 दिन पहले वेट कर चुके हैं, जी सर, जी सर, आपने बिना इसको उसमें लेकर आए, तो, जी सर, और उसमें फैक्ट, ये मेरे पास मिसलीडिंग फैक्ट्स भी आए थे। मुझे पहले बताया गया कि आप जॉब कर रहे हैं, जी जी, फिर ये आया कि जॉब नहीं कर रहे हैं, जी सर, फिर आया कि 2 साल पहले जॉब कर रहे थे। जी सर, तो नहीं वो गुमराह किया गया सर। हम आज भी जो है मतलब जॉब में है, मेरे को ना कोई सूचना दी गई, ना हटाया गया है, ना निकाला गया है, और किसी भी प्रकार का मेरे को पत्राचार के माध्यम से कुछ भी नहीं किया गया। आज हमें ये पत्र डीआर साहब के यहाँ से आंतरित हुआ है, मतलब 22/12 के दिनांक में, कि इनको 2 साल की वेतन दिया जाए। चलिए ठीक है, आपको पेमेंट अब आप इस पत्र को लेकर के आगे की कार्यवाही करिए। आपकी समस्या का समाधान अब ये विभागीय रह गया है। हमारे बीच में धीरज तिवारी जी उँगली उठा रहे हैं। हाँ, धीरज तिवारी जी बताइए। जी, मेरा ये एक निवेदन है कि हम लोग जो है आधिकारिक ट्विटर हैंडल के लिए सरकार से निवेदन करें, जैसे सभी डिपार्टमेंट का है, सभी जोनों का है। तो अगर इस दिशा में कोई प्रयास हो जाए तो बहुत कुछ पारदर्शी हो जाएगा। ये एक निवेदन है माननीय राहुल सर जी से और आप सभी से, हम सब इसमें भी कुछ आगे कदम अपने बढ़ाएं। सरकार से निवेदन करें, जैसे समान प्रशासन विभाग, डीएम सभी जिलों के होते हैं, ऐसे सभी नहीं, नहीं, वो संभागायुक्त। तो वो आपने बहुत बहुत सही बात कही है धीरज जी, लेकिन जी, हम में से कितने लोगों ने ऐसा कोई पत्राचार किया है क्या? किसी ने अब लिखा है सरकार को या आयोग को कि आप अपना ट्विटर हैंडल और फेसबुक में अपना अकाउंट बनाइए? अभी तक तो नहीं लिखा, हम आप में से सब आज मिलकर किसी ने प्रयास नहीं करें। लिखा है। अभी तक तो हाँ, तो नहीं। लिखिए, लिखिए, लिखना पड़ेगा। बिल्कुल, जी, प्रयास करें हम लोग। हम सब समान दबाव से ही प्रशासन होगा। विभाग को। बाकी इस विषय में गांधी सर हैं, इसमें जी, बताएँगे, राहुल सर हैं। जी। या अभी तक क्यों नहीं? ट्विटर हैंडल के बारे में मेरे ख्याल से राहुल जी बता पाएंगे, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है। देखिए, ट्विटर हैंडल का आपका कहना है कि ये ट्विटर हैंडल पे व्यवस्था आ जाए, ये ठीक है, जी, सब लोगों का अपना ट्विटर हैंडल होना चाहिए, लेकिन मेरा कहना है कि मतलब आप आगे की बात कह रहे हैं, जो पीछे जो हमने जो इतनी व्यवस्थाएं फैला दी हैं, अभी तो वही समेटने में टाइम लग रहा है। जी, जी, लेकिन अब जैसे आगे का ये ही मान होता लो है, समस्याएं निदान होती जाएंगी तो पीछे का भी हो जाएगा। आज से अभी से अगर एक नवाचार ऐसा हो जाएगा, क्योंकि अरे सभी धीरज जी, डिपार्टमेंट के हैं, अरे बहुत धीरज सारी जी, पहले समस्याएं जो है। जी, धीरज जी, जी, अभी जी, तो पहले लंबी लड़ाई है, अभी मेल पर तो पहले निराकरण करवा लीजिए। जी, ईमेल जी, जी, सबका आ गया, अभी तो उसी जी, पर कुछ नहीं हो पा रहा है। जी, 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 एग्री कर रहा ईमेल हूँ। पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है कोई। नहीं, नहीं, मैं एग्री करता हूँ तो आपसे। वो अभी सिंपल है कि ये एक वर्क कल्चर वाली बात है।
जी जी और वर्क कल्चर कैसे डेवलप होगा वो देखना होगा, क्योंकि क्या होता है कि ये लगता है कि ट्विटर हैंडल वो है, अब जैसे मुझे तो खुद ही चलाना पड़ता है, मैं तो खुद ही करता हूँ, भले ही मैं जी जी, आगे आप तो बहुत अच्छा आपका प्रयास है, सराहनीय नहीं, प्रशंसनीय, उसमें धीरज जी, इतनी उसमें सराहना। दिक्कत क्या होती है, उसमें आप परेशानी भी समझिए। आपको जी जी आप काम भी करेंगे, आप ये भी देखेंगे, आप वो भी देखेंगे, वो सारी चीजें एक आदमी क्या-क्या देखेगा? मतलब वो शासन नहीं, स्तर जैसे का सभी आपका विभागों का शासन के द्वारा संचालित कराया जाता है, इनका हाँ, भी कराए शासन। वो देखिए, वो जो आप देख रहे हैं ना, आप जैसे आप बहुत प्रोफेशनल लेवल पर अगर किसी का आप देखते हैं, तो वो हाँ जैसे हाँ, रेल मंत्रालय देखिए, नहीं नहीं, लेकिन अपने मध्य प्रदेश स्टेट में सभी कलेक्टर, सभी जिलों के पहले कलेक्टर्स हैं, पहले तो वो पीआरओ होता है, हैं। सुनिए तो आप उसमें प्रोफेशनली एक ग्रीवियंस रिड्रेसल होता है, ये पब्लिक रिड्रेसल सिस्टम होता है। आप जी ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आपने कुछ लॉन्च कर दिया और फिर आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। आप अगर रेलवे के सिस्टम की बात करते हैं, रेलवे में एक होता है जहाँ पर करोड़ों लोग जुड़े रहते हैं, लाखों लोग जुड़े रहते हैं, और वो अपनी हर समस्या डालते हैं और आप देखते हैं उस पर रिस्पॉन्स आता है, फिर उस पर कार्रवाई होती है और संबंधित हर आदमी को जानकारी जवाब, लेकिन उसके लिए जी पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है। जी 25-25 लोग शिफ्ट में डे एंड नाइट काम करते हैं। जी 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 तो ये बहुत लंबा नेटवर्क है, जो कि मतलब हर अथॉरिटी के पास 10 लोगों का टीम है, 5 लोगों की टीम है, बहुत जी नीचे स्तर पे 3 लोगों की टीम है, और ये शिफ्ट वाइज काम करते हैं, क्योंकि जी ट्रेनें रात को भी चलती हैं, रात को भी कोई एस्केलेट कर सकता है। तो ये जी ऊपर शीर्ष स्तर से लेकर के निचले स्तर तक, जहां तक ये सब लोग ट्विटर पर हैं, उन सब की एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और उसमें बहुत इंफ्रा का उसमें जरूरत पड़ती है, तब मैन जाकर पावर के वो, रिक्वायरमेंट होगा। हाँ, मैन पावर रिक्वायरमेंट होता है, और उसकी पूरी मैनेजमेंट है, उसका सिस्टम है, उसके तहत ही उसमें आप वो कर सकते हो, और वो अगर जब तक वो नहीं हो तो कोई मतलब नहीं निकलता है, आप वो हैंडल बना के रख देंगे, फिर वही शोकेस बन के रह जाएगा, फिर आपकी अगली शिकायत ही होगी, अरे साहब वो ट्विटर पे तो कोई रिस्पॉन्ड करता ही नहीं है, उनको हम बोलते रहते हैं, वहां से कोई जवाब नहीं आता है। ये भी दिक्कत होती है। कि जैसे जनसंपर्क डिपार्टमेंट है मध्य प्रदेश का, हम्म। और भी बहुत से डिपार्टमेंट अरे हैं देखिए आप। साहब, जनसंपर्क डिपार्टमेंट का जो ट्विटर हैंडल है, वो किसको क्या ट्वीट करते नहीं करते हैं, वो भी मतलब वो भी अच्छा विषय है, आप अगर उसको अच्छे से उसको स्टडी करें तो। सर सारे जितने भी विभाग हैं, इनके जो ट्विटर हैंडल है, सिर्फ अपना प्रचार करते हैं, चाहे वो किसी नेता हाँ हाँ विशेष का हाँ, हो, मंत्री का हो या विभाग का हो, सिर्फ अपनी योजनाओं का प्रचार करने के लिए उन्होंने बनाया है। हमारे किसी भी मैसेज का कभी कोई वो जवाब नहीं देते, वो आप देखते भी हैं, बताइए, ये मुझे भी नहीं कई पता है। मंत्रालय लगते हैं, आप अपनी समस्याएं डालिए ना गांव की, जी जी जी। उस पर क्या होता है, क्या नमस्कार। आपके पास कोई वो रिकॉर्ड होता है, क्या उसका कोई कंप्लेंट जनरेट होता है, क्या उस पर कोई नहीं उसका कोई रिकॉर्ड रख करके उस पर बकायदा काम होता नमस्कार। है? और जो लोग करते हैं वो लोग बहुत अच्छा करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ हाँ, जौहर सर जी बताएं। मैं थोड़ा सा एक मिनट, कुछ एक शेयर करना था। अभिजीत जी आपका नंबर अगला, जौहर जी अपनी बात कर लें, फिर अभिजीत जी। हाँ जौहर हाँ जी जी प्लीज। सर, ऐसा था, एक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी गवर्नमेंट ने बनाया था। जब जितने भी अभी कंट्री में अपार्टमेंट्स हैं, जब आम्रपाली अभी हो गया था केस, 30,000 लोगों का पैसा वहां पर जो है बिल्डर ने जो है गड़बड़ कर दिया था, करोड़ों रुपए का। तो ये जो उत्तराखंड का थोड़ा मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। तो मैंने एक आरटीआई लगाया था, जिसपे मैंने पूछा, क्योंकि हर एक बिल्डर को रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनने के बाद हर एक बिल्डर को ये लोड करना है, उसने कितने अपार्टमेंट बेच दिए, उसने कितने गैराजेस बेच दिए, इस सबको उसने अपने वेबसाइट पे डालना है। हेलो। आपकी आवाज सुनाई दे रही है, बोलते जाइए। तो उसमें मैंने एक आरटीआई लगाया था पिछले साल, कि हर एक, मैंने जब वेबसाइट चेक किया तो मैंने देखा कि कोई भी बिल्डर कितने अपार्टमेंट बेच दिए, कितने वो कर दिए, कितना कंस्ट्रक्शन पहुंच गया, उसको वो अपलोड नहीं कर रहा। तो मैंने रेरा में एक एप्लीकेशन डाली, रिक्वेस्ट किया इसको करने के लिए। इवन यहाँ पे एग्रीमेंट लेटर कैसा होना चाहिए, सेल डीड कैसी होनी चाहिए, क्योंकि अभी क्या बिल्डर कर रहा है कि अगर आपकी गलती, अगर आप ईएमआई नहीं दे पाए तो आपको 18%, और उसको जो है, जो बिल्डर है, अगर उससे गलती हो गई तो वो 2% ही रिफंड करता था। तो मेरे को चेयरमैन साहब ने कहा कि हम इसको देख रहे हैं। तो 1 साल होने पे भी जब नहीं हुआ ये इम्प्लीमेंट, तो मैंने मानव अधिकार आयोग में लिखा। तो मानव अधिकार आयोग ने उनको आदेश दिए कि इस जो है इसको विधि पूर्वक जो है इम्प्लीमेंट करे। इसके बाद जब मैंने अभी 3 महीने बाद मैंने आरटीआई लगाया, तो उन्होंने कहा अभी इसमें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पूरी कंट्री में, अब मेरे को मध्य प्रदेश का तो मालूम नहीं है, मैं बॉम्बे वगैरह में चेक कर रहा था, तो मैंने देखा कि ज्यादातर बिल्डर्स जो हैं
वो ये लोड ही नहीं कर रहे कि उन्होंने कितने अपार्टमेंट बेच दिए। तो प्रॉब्लम ये आ रहा है, अगर मैं आज अपार्टमेंट लेने जाता हूँ किसी उसमें उस अपार्टमेंट में फ्लैट बुक करता हूँ, तो वो मेरे को बस 2 या 3 फ्लैट दिखा के बोल देता है बस यही खाली है। तो इसमें जितना भी हमारे यहाँ उत्तराखंड के अंदर भी डेली जो है न्यूज़पेपर के अंदर इस टाइप के रेरा आने के बाद भी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी आने के बाद भी रूल्स इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहे। तो मेरे को ये मालूम नहीं है कि मध्य प्रदेश में क्या सिचुएशन है, क्योंकि दिल्ली वगैरह में तो काफी बिल्डर्स का काफी अखबारों में आया जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया। यही मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो अब मैं दोबारा मानव अधिकार आयोग में अप्रोच कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ भी स्टाफ की कमी है। आरटीआई देते वक्त वो क्या कर रहे हैं, जो आरटीआई की रिप्लाई दे रहे हैं वो एक प्राइवेट आदमी को दे देते हैं चिट्ठी उठाकर अपनी। मतलब ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये हालात हो रखा है, अपनी चिट्ठी अपने स्टाफ से नहीं देते, किसी प्राइवेट आदमी को दे देते हैं। तो मेरा जो आरटीआई था वो 8 तारीख को दिया गया और 12 तारीख को पोस्ट हुआ। वो खैर एक सब्सिडी बात है, लेकिन ये एक गंभीर विषय है। हेलो, बिल्कुल आपकी आवाज सुनाई दे रही है। आत्मदीप सर कृपया इस पर प्रकाश डालें जौहर जी के क्वेरी पर। मतलब स्टाफ की कमी है, रेरा के अंदर स्टाफ की कमी है, और जो है फाइलें बढ़ती जा रही हैं। मतलब सिविल कोर्ट में तो केस बढ़ ही रहे हैं। सिचुएशन वही हो गया है रेरा के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, कि यहाँ पर जो है मतलब जो है वो बिल्डर ने कितने अपार्टमेंट बेच दिए, कंस्ट्रक्शन कहाँ पहुंच गया। जब तक इस पे कंट्रोल नहीं आएगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, तो बिल्डर तो अपनी मनमानी करता रहेगा। इसमें 2 ही वैधानिक उपचार उपलब्ध हैं। एक तो आप उस डेवलपर या बिल्डर की जो जरूरी जानकारियां अपडेट नहीं कर रहा है, उसके खिलाफ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में कंप्लेन करें। हाँ जी। और वहां कंप्लेन करने के बाद भी जैसे आप स्टाफ की और समस्या बता रहे हैं, बहानेबाजी अगर होती है, हाँ जी, हाँ जी, कोर्ट की शरण लें रेरा के अगेंस्ट। मैंने मानव अधिकार आयोग में लिखा था, उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग में। मेरे ख्याल से इसकी बजाय दूसरी वैधानिक कार्रवाई ज्यादा उपयुक्त होगी मानव अधिकार की बजाय। मतलब जो बिल्डर्स रूल फॉलो नहीं कर रहे, तो क्या शासन को लिखना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को लिखना चाहिए? हाँ, तो लिखना ही चाहिए। उसके अलावा चूंकि रेरा फर्स्ट अथॉरिटी है जहां आप डेवलपर के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। हाँ जी, नहीं, रेरा को खुद इम्प्लीमेंट करने हैं वो रूल। रेरा जो है उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, रेरा ही नहीं करवा रहा है उसको। तो रेरा के और डेवलपर रेरा दोनों के अगेंस्ट आप कोर्ट जा सकते हैं। अब कोर्ट जाने के लिए मानवाधिकार आयोग ज्यादा कुछ नहीं करता। मानवाधिकार आयोग के पास भी जुरिडिक्शन नहीं होगा इसको इम्प्लीमेंट कराने का। चलिए इस विषय पर फिर आगे भी थोड़ा सा मंथन किया जाएगा। इम्पोर्टेंट आपने इशू रेज किया हुआ है जौहर जी। सिचुएशन है मध्य प्रदेश के अंदर बिल्डर का नहीं, सिचुएशन पूरे देश में एक जैसी ही है। बात यह है कि वहाँ पे आपने इशू रेज किया हुआ है और यहाँ पे उस तरह की इशू रेज करने वाले शायद कम लोग होंगे। तो डिपेंड करता है। अभिजीत जी आपको पूछना खाली पड़ा है कई महीनों से। शिवानंद जी, हाँ, पर मेरे ख्याल से एक अगर राहुल जी या आत्मदीप साहब कुछ अपील करें अपने साथियों से कि वो मिलकर इसमें किस तरीके से काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी आज का मुद्दा 4-1B था, हम शायद मुद्दे से थोड़ा सा अलग हो गए। वरिष्ठ नहीं, एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ देवेंद्र जी, अपन मुद्दे से बिल्कुल अलग नहीं है। हमारे बीच में इतने सारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े रहते हैं, वो मुद्दों पर तो ध्यान देते ही हैं, साथ में उनकी कुछ इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स भी होती हैं और हमें इसको बिल्कुल ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने 4-1B पे बहुत डिस्कशन कर लिया है और अपन 4-1B या दूसरी चीजों से जुड़े हुए मामले हैं पार्टिसिपेंट्स के, तो अपन उनको लास्ट में देखेंगे क्योंकि बहुत कम समय है। अपन अगले इशू में देखेंगे। इशू मतलब टॉपिक एक ही रह सकता है, धारा 4 रह सकती है, बहुत लार्ज इशू है और अपन इसको डिस्कस करते रहेंगे। अभिजीत जी आप कुछ पूछना चाह रहे थे, आप अपनी बात रखें। नमस्कार सर, जैसा कि मैं अभी तक सुनता आया हूं कि धारा 4(1)B के बारे में जो डिस्कशन हुआ है, अभी तक का जो डिस्कशन है उसमें यही हुआ है कि लोक प्राधिकारी जो है अपनी सूचनाओं को कैसे जो है जनता तक पहुंचाएंगे या उसमें जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो करेंगे और पर ईयर जो उसकी अपडेशन है उसको भी करेंगे। तो जैसा कि मैं आपसे एक निवेदन ये था कि यदि कोई लोक प्राधिकारी जो है धारा 4(1)B के तहत जो 17 बिंदुओं की जानकारी है उसको अपडेट नहीं कर रहा है और
लगातार उसको जो है उसके बारे में कोई जागरूकता नहीं उसके पोर्टल पे आ रही है, तो उसके बारे में सीधा राज्य सूचना आयोग में शिकायत हम लोग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, इस विषय में मैं राहुल सिंह सर को आमंत्रित करूंगा, सर इसमें मार्गदर्शन देंगे। कुछ नेटवर्क इशू हो रहा था, मुझे सवाल थोड़ा सा फिर से रिपीट करेंगे? सर, धारा 4(1)(b) में अगर कोई लोक प्राधिकारी जो है अपने सत्रह बिंदुओं की जानकारी को प्रकाशित नहीं कर रहा है, लगातार उसकी अवहेलना हो रही है, तो हम सीधे राज्य सूचना आयोग में धारा 18 के तहत शिकायत कर सकते हैं क्या? बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसमें धारा 18 के तहत ही शिकायत होगी, क्योंकि ये जानकारी जो धारा 4 के तहत जो जानकारी है वो तो स्वतः आपको उपलब्ध होनी चाहिए थी वेबसाइट के माध्यम से, वो नहीं है जी। तो ये मतलब है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वहाँ धारा 4 का वोलेशन हो रहा है। अब जो जानकारी स्वतः उपलब्ध होनी चाहिए थी उसके लिए फिर आरटीआई लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब ये है। तो वो आरटीआई का जो अपीलेट प्रोसेस होगा उसको आप बाईपास करेंगे, तो धारा 19 की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें सीधे धारा 18 में इस विषय को आप रख सकते हैं। और धारा 18 में अब एक विषय जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि क्या धारा 18 में जानकारी दी जाएगी, तो अब धारा 18 में अगर धारा 4 का वॉल्यूशन का सवाल आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया कि धारा 18 में जानकारी देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन धारा 4 में अगर स्वतः जानकारी देने का प्रावधान है, तो ये हम धारा 4 के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, जो कि स्वतः जानकारी देने का है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए धारा 18 के तहत आदेशित किया जा सकता है। और ये किसी व्यक्ति विशेष को जानकारी देने की बात नहीं की जा रही है, बल्कि सभी लोगों को जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं, उन सभी को जानकारी उपलब्ध होने की बात की जा रही है। तो ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी विषय पे मेरा परसों राज्य सूचना आयोग में मेरी सुनवाई है, इसीलिए मैंने आपसे क्वेरी की थी। मैंने एक डायरेक्ट शिकायत की हुई है धारा 4(1)(b) के उल्लंघन को लेकर। कौन से किस विभाग से संबंधित आपका मामला था? जेल डिपार्टमेंट है सर वो। परसों सुनवाई है 23 तारीख को सर। ठीक है जी जी। आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है अभिजीत जी? सर मेरा जो है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है, और माननीय मुख्य सूचना आयुक्त हैं AK शुक्ला जी, उनकी बेंच में मेरी सुनवाई है परसों। जी। अच्छा, आपने मुख्यालय को लेकर के लगाई होगी मतलब? हाँ जी 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 सर, और उसमें इनकी जो वेबसाइट है आज भी अपन चेक करेंगे तो RTI पे क्लिक करेंगे तो वहां पे RTI पे कंटेंट इज नॉट अवेलेबल ये लिखा आ रहा है जेल मुख्यालय पे। गलत। इसको आप अच्छा आपने विषय उठाया, और आप उसमें सारे स्क्रीनशॉट्स ले जाइए, आप उसके फोटोकॉपी ले जाइए। हाँ, स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लिए हैं सर मैंने, और इस बारे में मेरी मतलब क्वेरीज जो हैं वो आपसे मैंने जानकारी प्राप्त की है, मुझे बहुत अच्छा लगा सर आज। वो स्क्रीनशॉट रखिए पूरा, और उसमें उनको बताइए कि देखिए जैसे GAD की डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जी जी लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पर ये सारी जानकारी उपलब्ध है, उनका जो पॉइंट मैनुअल उपलब्ध है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि GAD की वेबसाइट पर ये उपलब्ध है, और इसमें यहाँ पर ये इन डिपार्टमेंट जेल डिपार्टमेंट ने उपलब्ध नहीं कराया है। तो इसमें पब्लिक अथॉरिटी की भूमिका बनती है। आप जो भी जेल मुख्यालय का जो भी हेड होगा जी, ये यहाँ उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होती, क्योंकि क्या है कि धारा 4 की जवाबदेही अभिजीत जी लोक सूचना अधिकारी की नहीं है। जी जी, वो मैंने डायरेक्ट पार्टी जो है DG जेल को ही बनाया है उसमें। DG जेल बने, या फिर आप जेल विभाग के जो सचिव होंगे, प्रमुख सचिव होंगे मंत्रालय स्तर पे भी, जी जी, वो भी जेल डिपार्टमेंट की कर्ता धर्ता है। हाँ जी जी सर, जी जी सर। तो मैंने DG जेल को बनाया सर, अथॉरिटी जो है वो उसमें उनको जो है मैंने पार्टी बनाया है वहाँ पे। जी जी सर। रघुनंदन जी इसमें कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे थे। रघुनंदन जी शॉर्ट में बोले। एक्चुअली सर एक कंप्लेंट सर हमारी CM हेल्पलाइन में चल रही है ग्राम पंचायत को लेकर के, और वो जुलाई 2020 की कंप्लेंट है सर। तो 2020 में क्या हुआ था सर, नाले में
तो वहां से रिवर्ट आ जाता है कि पीडब्ल्यूडी के अंदर पीडब्ल्यूडी वाले बोलते हैं कि आप सबसे पहले आप ये काम करिए कि आप अपना जो माइक्रोफोन है उसको निकाल लीजिए, कहीं शॉर्ट कर रहा है, और सीधे आप मोबाइल से बात करिए, या कुछ प्रॉब्लम हो रही है? हाँ हाँ। कैसी में हमने कंप्लेंट कर है जुलाई की सर, ठीक है। मेरे पास ग्राम पंचायत प्रधान का फोन आता है, वो कहते हैं कि आपकी आवाज आपकी नहीं, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। आप नेटवर्क क्षेत्र में आइए, कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है। सर कृष्ण नारायण दुबे। हाँ बोलिए कृष्ण नारायण जी। सर मेरा ये सवाल है कि जो पीआईओ महोदय होते हैं वो जैसे सभी प्रकार के रिकॉर्ड आरटीआई से रिलेटेड संधारित करते हैं, क्या उन्हें प्राप्त होने वाले समस्त आरटीआई आवेदनों का भी रजिस्टर संधारित करना चाहिए और वो समस्त लोगों के लिए एक्सेसिबल हो, यानी वेबसाइट में वो रजिस्टर हो? क्या ऐसी व्यवस्था निकट भविष्य में हो सकती है? जी बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, और माननीय राहुल सर आपको जवाब देंगे इसका। मैं आत्मदीप जी से कहूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इसका जवाब दें। ये विषय इस वेबिनार में पहले भी आ चुका है, शायद पिछले वेबिनार में ही माननीय राहुल जी ने सबको बताया था कि मध्य प्रदेश सूचना का अधिकार फीस और अपील नियम 2005 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि प्रपत्र 5 और 6 में आरटीआई और प्रथम अपील से संबंधित सभी जानकारियां संधारित की जाएगी। उसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने एक स्वरूप भी निर्धारित किया है, एक टेबल बनाई है, उसमें सारी जानकारी संधारित करना अनिवार्य है। जो आप कह रहे हैं वो कानून में पहले से प्रावधान है। आप फीस और अपील नियम देखिए, उसमें प्रपत्र 5 और 6 का स्वरूप देखिए और उसके बारे में आरटीआई लगा के जानकारी भी मांगिए। 5 और 6 में रहता है जी, पूरा रजिस्टर संधारित होता है प्रपत्र 5 और 6 का। कृष्ण नारायण जी, आप इसके बारे में किसी भी लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में आरटीआई लगाकर प्रपत्र 5 और 6 के अवलोकन के लिए भी आप मतलब 2J1 के तहत मांग सकते हैं और उसकी जानकारी भी ले सकते हैं। अधिकांश पीआईओ जो प्राथमिक कोटि के सूचना आवेदक होते हैं, जिनकी जानकारी इस कानून के बारे में ज्यादा नहीं होती है, तो उनके आवेदन को 30 दिन में धड़ाम से गिरने देते हैं और ये मान लेते हैं कि शायद अगला व्यक्ति प्रथम अपील द्वितीय अपील की प्रक्रियाएं नहीं करेगा, इसने मात्र एक आवेदन की खाना पूर्ति जैसा कुछ कर दिया है। क्योंकि आवेदकों के पास संसाधनों की और कुछ पैसे की भी कमी होती है और उस तरह की बौद्धिक योग्यता या जागरूकता भी नहीं होती है, तो प्रथम स्तर पर ही ऐसे आवेदनों को धड़ाम से गिरने के लिए पीआईओ बहुधा ये निश्चिंत बनाए बैठे रहते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो अव्यवस्था तो है ही है, उसके लिए धीरे धीरे सुधार की अपेक्षा अपन कर सकते हैं। पर आप इसके अवलोकन के लिए और प्रमाणित प्रति के लिए आरटीआई आप दायर कर सकते हैं। अब वो समय पर जवाब नहीं देंगे 30 दिन में, वो एक अलग इशू है, वो तो हम सब झेल रहे हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। अगला कोई प्रश्न आप लोगों के बीच में है क्या? नमस्कार सर। हाँ बोलिए। नमस्कार सर। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है कि मैंने अपने हरियाणा में एक आरटीआई लगाई थी कि धारा 6 के तहत रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो इंतकाल या गिरदावरी इनकी नकल की फीस है वो वेबसाइट पे नहीं है उनकी, तो वो डालनी चाहिए या नहीं सर उनको धारा 4 के तहत? हमें तो लगता है कि बिल्कुल डालना चाहिए ये तो। हाँ सर बताएंगे। किस चीज की फीस? रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सर जो नकल लेते हैं हम पटवारी से, गिरदावरी है, इंतकाल है, जमाबंदी है, इनकी नकल लेते हैं तो उसकी एक फीस लेते हैं वो। हाँ तो वो कोई निर्धारित फीस कितनी है वो पता नहीं किसी को भी, वो अपनी मर्जी से मांगते हैं, ना ही किसी चीज की रसीद देते हैं। नहीं, रसीद तो देनी पड़ेगी, ऐसा तो शासन में कोई चीज नहीं होती जिसकी रसीद ना बनती हो। आप मान के चलिए अगर कोई आपसे शासन में अगर 1 रुपए भी लेता है तो उसकी रसीद मिलेगी, और रसीद नहीं मिल रही है तो वो इलीगल है। तो सर मैंने उसकी एक आरटीआई लगाई थी कि क्या ये चीजें धारा 4 के तहत आपकी वेबसाइट पे हैं? आप सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो आपने अगर पेमेंट दिया है
आप उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। मैंने आपको एक चीज बताई, आप उसको थोड़ा गंभीरता से लीजिए यादव जी। शासन में कोई भी चीज 25 पैसे का भी पेमेंट करते हैं आप, उसका रसीद आपको मिलेगा, ठीक है? इस चीज को आप समझ लीजिए। और अगर रसीद नहीं है तो वो इलीगल है, ठीक है ना? सर मैं इसके लिए हाँ, तो मैं इसके लिए सर डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर भी गया जी। सर मैं इसके लिए डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर डीआरओ होता है हमारे जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट में, उससे भी मिला हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसकी फीस है वो, हम रसीद बुक नहीं होती हमारे पास। रसीद बुक नहीं होती है? हाँ, उन्होंने कहा कि पटवारी के पास कोई रसीद बुक नहीं होती। तो करवाए, अवेलेबल करवाए, ये लगा दीजिए ना। सवाल ही नहीं उठता, गलत है, व्यवस्था ही गलत है। सर मुंहजबानी करना अलग है, आरटीआई लगाएं, खुद मालूम हो जाएगी। हाँ सर मैंने आरटीआई भी लगा रखी है। ये भी पूछा है कि धारा 4 के तहत क्या इसका वेबसाइट पे आप तो अपना वो मांगिए ना, उसकी कॉपी मांगिए। हाँ। बोला ये पेमेंट किया, इस पेमेंट की जानकारी दीजिए। पेमेंट कहाँ गया? उसकी जेब में गया, पटवारी ने अपनी जेब में रख लिया, शासन को भी मिला नहीं मिला। वो कहते हैं कि पटवारी के पास एक रोजनामचा होता है जिसमें वो एंट्री करता है सिर्फ, आपको कुछ नहीं मिलता। बोले पटवारी, अब वो पटवारी का रोजनामचा है सर, वो महीने में एक बार भरता है। देखिए ऐसा है, आप ये इसको भूल जाइए, क्या कहते हैं शासकीय इसमें कि उस व्यवस्था में क्या रहता है नहीं रहता। मैं उससे अलग में बात करता हूँ, मैं प्राइवेट बात करता हूँ। चाहे शासकीय हो या अशासकीय हो, आप कोई अगर सामान खरीद रहे हैं उसकी रसीद आपको, उसका रसीद जरूर मिलेगा। और इवन अगर कोई बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी होती है और जो उसकी व्यवस्था के तहत आप लेते तो वहां भी मिलेगा, है ना? तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने जागरूक हैं, क्या है। मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूँ। अभी मैं रिलायंस जियो, आपने जियो का वो देखा होगा, ये क्या कहते हैं जो सिम कार्ड आता है, सिम कार्ड लेने गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रसीद नहीं देता है। सिम कार्ड लेने गया मैं, उसने मुझसे 100 रुपए, मुझे 149 रुपीज का बताया, 149 रुपीज में सिम कार्ड मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है साहब करवा दीजिए। मैंने फिर उसको कहा कि इसको एक्टिवेट भी कर दीजिए, तो उन्होंने बोला ठीक है एक्टिवेट हम कर देते हैं, इसका 100 रुपए और लग जाएंगे इसमें, अभी जल्दी करवा देते हैं। मैंने कहा ठीक है वो कर देंगे। हम जब पेमेंट देने लगे तो उसने कहा कि आप हमें 149 रुपीज हमें ऑनलाइन दे दीजिए और 100 रुपए हमें कैश दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है हम दे देते हैं, हमने दे दिया। उसके बाद जब हम जाने लगे तो हमने कहा कि चलो फोन एक्टिवेट हो गया, अब आप मुझे 149 रुपीज का, मेरे पास तो डिजिटल पेमेंट किया था उसका तो रसीद है मेरे पास, मुझे 100 रुपए का रसीद दीजिए आप। तो उसने बोला 100 रुपए का रसीद नहीं मिलता है। तो मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, 100 रुपए का रसीद नहीं होगा, आप मुझे दीजिए। तो पहले तो उन्होंने मुझे चलाने की कोशिश की, बोला कि वही है 149, फिर दोबारा मुझे 149 की रसीद वापस भेज दी। मैंने कहा नहीं, मुझे 100 रुपए की रसीद चाहिए। जब मैं अड़ गया तो अल्टीमेटली मुझे लगा कि ये कुछ गड़बड़ है इसमें। तो देन आई कॉल्ड अप रिलायंस का, यहाँ का जियो हेड था, मैंने सीधे उसी को कॉल किया। तो उन्होंने बोला नहीं साहब इसमें तो कोई पेमेंट लगता नहीं है, ऐसा किसने ले लिया आपसे। उस व्यक्ति ने मुझे 100 रुपए वापस लौटाए। लेकिन मैंने उसको ये बोला देखिए मैं तो आपको जानता हूँ, आप रिलायंस के जियो हेड हैं, आपको मैं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए कोई आम आदमी आता है जो आपको नहीं जानता है, तो वो तो यहाँ बेवकूफ बन के चले जाता है। और ये कॉर्पोरेट कंपनी के इसमें इस तरह का हो रहा है, 100 रुपए ले रहे हैं आप लोग इधर अलग से, तो ये गलत है व्यवस्था। ये तो आप लोगों को सर आपको कार्रवाई करनी चाहिए इसमें। तो ये होता क्या है कि जब अगर आप जागरूक ही नहीं रहोगे, आप नहीं मांगोगे रसीद, तो ऐसी व्यवस्था चलती रहेगी और ये भ्रष्टाचार को ही आगे ले जाते हैं। ये नहीं सर, मेरा तो इस बात पे लेके खूब झगड़ा भी हुआ। इन्होंने यहाँ तक कहा कि आप हमारे ऑफिस से चले जाइए, कागज पे बाहर फेंक दिया ऑफिस के, तो मैंने रसीद के लिए अड़ गया। तो नहीं तो आप उसकी शिकायत करिए, गलत है ये, इस तरह से कोई बदतमीजी करता है, वो अधिकारी बदतमीजी कैसे कर सकता है। मैंने सर शिकायत तहसीलदार को भी किया है, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर को भी किया है, हरियाणा में एक सीएम विंडो लगता है वो भी लगाया है, लेकिन अभी तक 15 दिन हो गए, कार्रवाई तो कुछ हुई नहीं है। नहीं ठीक है, वो ऐसा नहीं है, अगर दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो दुर्व्यवहार की शिकायत तो होगी उसकी, आप उसमें उसके शिकायत आप करिए, आपके पास अधिकार है शिकायत करने का। कार्यवाही कब तक होती है वो तो आप 2 चीजों पर छोड़ सकते हैं, एक तो प्रशासनिक व्यवस्था पर और दूसरा भगवान भरोसे। हमारे बीच में भास्कर प्रभु सर जुड़ चुके हैं, अभी हाल ही में जुड़े हैं। सर स्वागत है आपका, आपने समय निकाल लिया। आपके माताजी की तबीयत कैसी है? ठीक है, अभी मतलब
अभी वो हम इधर डिस्कस नहीं करें। सही नहीं है, अभी भी सही नहीं है। नहीं, कोई ऐसी जी, नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ। हाँ। आप हमें लगता है कि हॉस्पिटल से ही बोल रहे हैं। हाँ, मैं अभी थोड़ी देर के लिए आया हूँ, तो मैं बोला चांद देख लिया कि चालू है क्या, तो मैं बोला एक 5-10 मिनट आ जाऊं और निकल जाऊं। तो मुझे बिल्कुल, स्वागत है आपका सर। इसमें मुझे अपन जस्ट 1-2 मिनट लेने हैं और मैं बाद में डिस्कनेक्ट कर लूंगा। तो मैंने अभी एक जगह में सुना कि डीओपीटी में